कभी सोचा है कि जब सुबह आप नींद से उठते हैं तो आपके मन में सबसे पहली भावना क्या होती है? क्या वो खुशी है? क्या वो उत्साह है? या फिर सिर्फ एक थकान भरी सांस और एक और दिन शुरू करने की मजबूरी? अधिकतर लोगों के लिए सुबह का उठना एक दिनचर्या है, एक यांत्रिक क्रिया जो बिना किसी भावना के हर दिन दोहराई जाती है। लेकिन जापान में एक ऐसी जगह है जहां लोग हर सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, एक ऐसी शांति जो उम्र के साथ बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। यह जगह है ओकिनावा द्वीप। जापान का एक छोटा सा द्वीप जहां दुनिया में सबसे अधिक 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। ये लोग सिर्फ लंबा जीवन नहीं जीते, बल्कि हर दिन को अर्थ से भरकर जीते हैं। इनके जीवन में एक ऐसी खुशी है जो बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। और इस खुशी का राज छिपा है एक शब्द में जिसे जापानी भाषा में कहते हैं इकिगाई। इकिगाई का अर्थ है जीने का कारण। वो एक चीज जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है। वो उद्देश्य जो आपके जीवन को दिशा देता है। वो काम जो करते हुए आपको समय का पता नहीं चलता। वो रिश्ता जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर करता है। वो सपना जिसके लिए आप जीना चाहते हैं। आज हम साथ में चलेंगे इकिगाई की यात्रा पर। हम समझेंगे कि कैसे जापान के बुजुर्ग लोग 100 साल की उम्र में भी जवान दिल से जीते हैं। कैसे उनका जीवन दर्शन हमें भी सिखा सकता है कि असली खुशी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा और खोजते हैं अपने भीतर के इकिगाई को। अध्याय 1, इकिगाई का अर्थ। जापान के ओकिनावा द्वीप में सुबह की हवा कुछ अलग होती है। समुद्र की लहरों की आवाज के साथ जब सूरज की पहली किरण आती है तो पूरा वातावरण एक पवित्रता से भर जाता है। यहाँ के बुजुर्ग लोग सुबह जल्दी उठते हैं। वे अपने छोटे से बगीचे में काम करते हैं। कुछ लोग पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुछ लोग कपड़े बुनते हैं और कुछ लोग बस समुद्र के किनारे बैठकर चाय पीते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन इन सभी गतिविधियों में एक बात समान है, हर कोई जो कर रहा है वो पूरे मन से कर रहा है। उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष है। उनकी आंखों में उदासी नहीं बल्कि चमक है। और जब आप उनसे पूछते हैं कि इतनी उम्र में भी आप इतने खुश कैसे हैं, तो वे सिर्फ मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्योंकि हमारे पास इकिगाई है। इकिगाई केवल एक शब्द नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह एक ऐसी सोच है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। इकिगाई का मतलब है वो वजह जिसके लिए आप जीते हैं, वो काम जो आपको अर्थ देता है, वो रिश्ता जो आपको पूर्णता का अनुभव कराता है, वो सपना जो आपको आगे बढ़ाता रहता है। जापानी संस्कृति में इकिगाई बहुत गहरा अर्थ रखता है। यहाँ लोग मानते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के पैदा नहीं होता। हर किसी के पास देने के लिए कुछ है, हर किसी के पास करने के लिए कुछ है। और जब आप उस चीज को खोज लेते हैं तो आपका जीवन अपने आप खिल उठता है। इकिगाई खोजना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। यह एक यात्रा है जो आपको अपने भीतर ले जाती है। यह एक खोज है जो आपको अपने सच्चे स्वरूप से मिलवाती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि जब तक आप अपना इकिगाई नहीं खोज लेते, तब तक आप पूरी तरह जी नहीं सकते। आप सांस ले रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। आप चल रहे हैं लेकिन यात्रा नहीं कर रहे। आप मौजूद हैं लेकिन जीवित नहीं हैं। अध्याय 2, दीर्घायु का रहस्य। ओकिनावा को दुनिया का ब्लू जोन कहा जाता है। ब्लू जोन वो जगह होती हैं जहां लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। यहाँ 100 साल से ऊपर की उम्र के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन सिर्फ लंबी उम्र ही यहाँ की खासियत नहीं है। असली बात यह है कि ये लोग 100 साल की उम्र में भी स्वस्थ हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं और खुश रहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की तो उन्हें कई बातें पता चलीं। सबसे पहली बात थी खान पान। ओकिनावा के लोग जो खाते हैं वो बहुत सरल और पोषक होता है। उनकी थाली में ताज़ी हरी सब्जियां होती हैं, टोफू और सोया उत्पाद होते हैं, समुद्री शैवाल और मछली होती है और बहुत कम मात्रा में चावल और मांस। लेकिन खाने से भी महत्वपूर्ण बात है कितना खाना। जापानी लोग एक सिद्धांत मानते हैं जिसे कहते हैं हारा हाची बू। इसका मतलब है पेट को 80% तक ही भरना, कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना। वे कहते हैं कि जब आपका पेट 80% भरा हो तो वहीं रुक जाना चाहिए। इससे शरीर पर बोझ नहीं पड़ता और पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है शारीरिक गतिविधि। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, वे भारी व्यायाम नहीं करते, लेकिन वे हर दिन चलते हैं, अपने बगीचे में काम करते हैं, घर के काम खुद करते हैं और बैठने के बजाय जमीन पर बैठते हैं, जिससे उनके शरीर लचीले रहते हैं। तीसरी बात है तनाव से मुक्ति। ओकिनावा में जीवन की गति धीमी है। लोग जल्दबाजी नहीं करते, वे हर काम को आराम से करते हैं। उनके पास अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का वक्त होता है। वे प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं और वे हर छोटी चीज में खुशी खोज लेते हैं।
चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है इकिगाई। ओकिनावा के लोग कभी पूरी तरह रिटायर नहीं होते। वे हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे वो बागवानी हो या मिट्टी के बर्तन बनाना, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो या पारंपरिक कला सिखाना। उनके पास हमेशा एक काम होता है जो उन्हें जीने का कारण देता है, और यही उनकी दीर्घायु का असली रहस्य है। अध्याय 3, विक्टर फ्रैंकल और जीवन का अर्थ। जब हम इकिगाई के बारे में बात करते हैं तो एक नाम जरूर याद आता है, विक्टर फ्रैंकल। एक ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी एकाग्रता शिविरों में कई साल बिताए। उन्होंने वहां जो देखा और अनुभव किया, उससे उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं। फ्रैंकल ने देखा कि शिविर में जो लोग जिंदा बचे वे वो नहीं थे जो शारीरिक रूप से सबसे मजबूत थे, बल्कि वे लोग थे जिनके पास जीने का एक कारण था। किसी को अपने परिवार से मिलना था, किसी को अपनी किताब पूरी करनी थी, किसी को बस यह साबित करना था कि वो हार नहीं मानेगा। उन लोगों के पास जीने का एक अर्थ था, और यही अर्थ उन्हें उस नरक में भी जिंदा रखे रहा। फ्रैंकल ने लिखा कि मनुष्य खुशी की तलाश में नहीं रहता, बल्कि अर्थ की तलाश में रहता है। जब आपके जीवन में अर्थ होता है तो खुशी अपने आप आ जाती है, लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और अर्थ नहीं है तो आप खाली महसूस करते हैं। यही बात इकिगाई भी सिखाता है। लोगोथेरेपी और इकिगाई में बहुत समानता है। दोनों ही कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खोजना जरूरी है। दोनों ही मानते हैं कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसका अपना एक खास उद्देश्य है। दोनों ही सिखाते हैं कि जीवन में दुख आएंगे, लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत कारण है तो आप उन दुखों से भी बढ़कर निकल सकते हैं। फ्रैंकल कहते थे कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, उसकी संपत्ति, उसका परिवार, उसका स्वास्थ्य, लेकिन एक चीज नहीं छीनी जा सकती, वो है उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका मानसिक दृष्टिकोण, और यही चीज तय करती है कि आप कैसे जिएंगे। जब आप अपना इकिगाई खोज लेते हैं तो जीवन की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। आपके पास एक लक्ष्य होता है, एक दिशा होती है और एक कारण होता है जो आपको आगे बढ़ाता रहता है। फ्रैंकल और इकिगाई दोनों ही यही संदेश देते हैं कि जीवन का अर्थ ढूंढिए, और जब मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़िए। अध्याय 4, फ्लो की अवस्था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने खो गए हों कि आपको समय का पता ही न चले? आप कुछ कर रहे हैं और घंटे मिनटों में बदल जाते हैं। आपको भूख प्यास का भी एहसास नहीं होता, आप बस उस काम में डूबे हुए हैं। यही है फ्लो की अवस्था। मिहाली चिक्सेंटमिहाली एक हंगेरियन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने फ्लो की अवधारणा दी। उन्होंने पाया कि जब कोई व्यक्ति ऐसे काम में लगा होता है जो उसकी क्षमता के अनुसार चुनौतीपूर्ण है, तो वो एक खास मानसिक अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में होता है, उसका मन भटकता नहीं, उसकी ऊर्जा पूरी तरह उस काम पर केंद्रित होती है। फ्लो की अवस्था और इकिगाई का गहरा संबंध है। जब आप अपना इकिगाई खोज लेते हैं, यानी वो काम जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हैं, तो आप अक्सर फ्लो की अवस्था में चले जाते हैं। यही वो क्षण होते हैं जब जीवन सबसे सुंदर लगता है, जब आप सबसे अधिक जीवित महसूस करते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग अपने काम में हर दिन फ्लो की अनुभूति करते हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हों या बगीचे में काम कर रहे हों। वे पूरे मन से उस काम में लगे रहते हैं। उनके लिए काम बोझ नहीं है, बल्कि आनंद का स्रोत है, और यही फ्लो उन्हें युवा रखता है। फ्लो की अवस्था में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है कि काम आपकी रुचि का होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं, तो आप कभी फ्लो में नहीं जा सकते। दूसरी शर्त है कि काम चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं कि आप निराश हो जाएं। तीसरी शर्त है कि आपको तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपका दिमाग सबसे बेहतरीन काम करता है। आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है, आप नई चीजें सीख पाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुश रहते हैं। फ्लो में बिताया गया समय जीवन का सबसे कीमती समय होता है। इसलिए इकिगाई खोजने का मतलब है ऐसा काम ढूंढना जिसमें आप रोज फ्लो की अनुभूति कर सकें, जहां आप भूल जाएं कि आप काम कर रहे हैं, जहां काम और खेल में कोई फर्क न रहे, और जहां हर दिन एक नया अनुभव बन जाए। अध्याय 5, 100 साल के गुरु। जब लेखकों ने ओकिनावा की यात्रा की तो उनकी मुलाकात कई अद्भुत लोगों से हुई। एक बुजुर्ग महिला थीं जो 106 साल की थीं। वे हर रोज सुबह उठकर अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाती थीं। उनके हाथ अभी भी मजबूत थे, उनकी आंखों में चमक थी, और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। जब उनसे पूछा गया कि आपकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं हर दिन कुछ न कुछ करती हूं। मैं कभी बेकार नहीं बैठती, मेरे पास हमेशा कुछ करने के लिए है। चाहे वो मेरे पौधों की देखभाल करना हो,
या अपने पोते पोतियों के लिए कुछ बनाना। मुझे लगता है कि जब तक आप कुछ करते रहते हैं तब तक आप जिंदा रहते हैं। एक और बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात हुई जो 102 साल के थे। वे पारंपरिक जापानी कपड़े बुनते थे। उनकी उंगलियां धीमी लेकिन स्थिर थीं। वे हर धागे को इतनी सावधानी से बुनते थे जैसे कोई कलाकार अपनी कृति बना रहा हो। उनसे पूछा गया कि क्या आपको इस उम्र में काम करना मुश्किल नहीं लगता? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि ये काम नहीं है, ये मेरा प्यार है, ये मेरी पहचान है। अगर मैं ये छोड़ दूं तो मैं खुद को खो दूंगा। इन बुजुर्ग लोगों से मिलकर एक बात साफ हो जाती है, इकिगाई कोई बड़ी या महान चीज होना जरूरी नहीं। ये कोई बड़ा लक्ष्य या उपलब्धि नहीं है। इकिगाई वो छोटी चीज है जो आपको हर दिन खुश रखती है, जो आपको उठने का कारण देती है, जो आपको जीने की ऊर्जा देती है। ओकिनावा के ये बुजुर्ग लोग हमें सिखाते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। असली बात यह है कि आप कितने जीवित महसूस करते हैं। कुछ लोग 20 साल की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जीने का कोई कारण नहीं होता, और कुछ लोग 100 साल की उम्र में भी जवान रहते हैं क्योंकि उनके पास अपना इकिगाई है। अध्याय 6, 5 सूत्र। ओकिनावा के बुजुर्गों के साथ समय बिताने के बाद लेखकों ने 5 महत्वपूर्ण सूत्र निकाले जो हर किसी को अपने जीवन में उतारने चाहिए। पहला सूत्र है सक्रिय रहना। ओकिनावा में कोई भी पूरी तरह रिटायर नहीं होता। लोग अपनी उम्र के अनुसार काम को एडजस्ट करते हैं, लेकिन काम करना कभी नहीं छोड़ते। वे मानते हैं कि जब आप काम करना छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए चाहे कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, करते रहिए। दूसरा सूत्र है धीमी गति से जीना। आधुनिक दुनिया में हम सब भागे जा रहे हैं। हमारे पास किसी चीज के लिए वक्त नहीं है, लेकिन ओकिनावा में जीवन धीमा है। लोग अपना खाना धीरे धीरे खाते हैं। वे बातचीत करते हुए जल्दबाजी नहीं करते। वे हर पल को जीते हैं, और यही धीमी गति उन्हें तनाव से बचाती है। तीसरा सूत्र है ज्यादा मत खाइए। हारा हाची बू का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक शोध भी बताते हैं कि कम खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जब आप कम खाते हैं तो आपका शरीर ज्यादा कुशलता से काम करता है। आपकी कोशिकाएं बेहतर तरीके से रिपेयर होती हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। चौथा सूत्र है अच्छे लोगों के साथ रहना। ओकिनावा में मोई नाम की एक परंपरा है। ये दोस्तों का एक समूह होता है जो जीवन भर साथ रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। शोध बताते हैं कि अच्छे सामाजिक संबंध लंबी उम्र की कुंजी हैं। पांचवां सूत्र है धूप में समय बिताना। ओकिनावा के लोग रोज धूप में समय बिताते हैं। वे बागवानी करते हैं, समुद्र किनारे चलते हैं या बस बाहर बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। धूप से विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। इन 5 सूत्रों को अपनाना आसान है। इसके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे कदम उठाइए। हर दिन कुछ न कुछ कीजिए, धीरे चलिए, कम खाइए, अच्छे लोगों से मिलिए और प्रकृति के साथ जुड़े रहिए। ये छोटे बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अध्याय 7, भोजन का दर्शन। ओकिनावा में भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। ये एक संस्कार है, एक सांस्कृतिक परंपरा है और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। यहाँ के लोग जो खाते हैं और कैसे खाते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ओकिनावा की थाली बहुत रंगीन होती है। उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं। कड़वे तरबूज जिसे गोया कहते हैं, शकरकंद जो बैंगनी रंग की होती है, समुद्री शैवाल जो खनिजों से भरपूर है, टोफू जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, और थोड़ी मात्रा में मछली। एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग कभी बड़े टुकड़ों में नहीं खाते। वे छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं, हर निवाले को अच्छे से चबाते हैं और खाने को जल्दी जल्दी निगलते नहीं। इससे पाचन बेहतर होता है और शरीर को पोषण ठीक से मिलता है। ओकिनावा के लोग मौसमी खाना खाते हैं। वे जो भी उस समय उपलब्ध है वही खाते हैं। वे कृत्रिम या प्रोसेस्ड खाना बहुत कम खाते हैं। उनका खाना ताज़ा और प्राकृतिक होता है और यही उन्हें स्वस्थ रखता है। हारा हाची बू का सिद्धांत भोजन के साथ गहराई से जुड़ा है। वे मानते हैं कि पेट का एक हिस्सा भगवान के लिए खाली रखना चाहिए। ये एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह का सिद्धांत है। जब आप कम खाते हैं तो आपका शरीर खाने को पचाने में सारी ऊर्जा नहीं लगाता। कुछ ऊर्जा बचती है जो शरीर की मरम्मत और सफाई में काम आती है। ओकिनावा में भोजन एक सामाजिक गतिविधि भी है। लोग अकेले नहीं खाते, वे परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर खाते हैं। वे बातचीत करते हैं, हंसते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं। ये सामाजिक संबंध भी स्वास्थ्य के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि खाना। अध्याय 8, गति में जीवन। ओकिनावा के लोगों को देखकर लगता है कि वे कभी थकते नहीं। वे हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे कभी तीव्र व्यायाम नहीं करते। उनके पास जिम की सदस्यता नहीं है, वे मैराथन नहीं दौड़ते, फिर भी वे इतने फिट कैसे रहते हैं? इसका राज है नियमित और हल्की शारीरिक गतिविधि। ओकिनावा के लोग हर दिन चलते हैं। वे अपने खेतों में काम करते हैं, जिसमें झुकना, उठना और हाथों से काम करना शामिल है। वे घर के काम खुद करते हैं और वे बैठने के बजाय जमीन पर बैठते हैं, जिससे उनके शरीर लचीले रहते हैं। रेडियो ताइसो नाम का एक जापानी व्यायाम है जो ओकिनावा में बहुत लोकप्रिय है। ये एक सरल व्यायाम है जो सुबह कुछ मिनटों में किया जाता है। इसमें शरीर के सभी अंगों को धीरे धीरे स्ट्रेच किया जाता है और पूरे दिन के लिए शरीर तैयार हो जाता है। ओकिनावा के लोग योग और ताइची जैसी धीमी गति की कलाओं को भी अपनाते हैं। इन कलाओं में शरीर के साथ साथ मन भी शांत होता है, सांसों पर ध्यान केंद्रित होता है और पूरा शरीर संतुलित होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ओकिनावा के लोग व्यायाम को बोझ नहीं मानते। उनके लिए ये जीवन का हिस्सा है। वे आनंद से करते हैं और यही कारण है कि वे इसे नियमित रूप से कर पाते हैं। जब कोई काम मजबूरी में किया जाता है तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाता, लेकिन जब वही काम खुशी से किया जाए तो वो जीवन भर चलता है। अध्याय 9, टूटना और संवरना। जापानी संस्कृति में एक बहुत सुंदर परंपरा है जिसे किंत्सुगी कहते हैं। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो जापानी लोग उसे फेंक नहीं देते। वे उसकी दरारों में सोने का लेप लगाकर उसे जोड़ते हैं और टूटा हुआ बर्तन पहले से भी अधिक सुंदर बन जाता है। उसकी दरारें उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती बन जाती हैं। किंत्सुगी सिर्फ एक कला नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि टूटना बुरा नहीं है। हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी टूटता है। असफलताएं आती हैं, दुख आते हैं, रिश्ते बिखरते हैं, लेकिन ये टूटना हमें कमजोर नहीं बनाता। अगर हम सही तरीके से संभलें तो ये टूटना हमें और मजबूत बना देता है। वाबी साबी एक और जापानी अवधारणा है जो अपूर्णता की सुंदरता को स्वीकार करती है। वाबी साबी कहता है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और ये ठीक है। असली सुंदरता परफेक्शन में नहीं बल्कि अपूर्णता में है। एक पुराना पेड़ जिसकी छाल खुरदरी है वो एक नए चिकने पेड़ से ज्यादा सुंदर है, क्योंकि उस पुराने पेड़ में जीवन की कहानी है। इकिगाई खोजने की यात्रा भी ऐसी ही है। आप कभी परफेक्ट इकिगाई नहीं पाएंगे। आपकी यात्रा में गलतियां होंगी, आप कभी गलत रास्ते पर चले जाएंगे, कभी लगेगा कि आप खो गए हैं, लेकिन ये सब यात्रा का हिस्सा है और हर गलती आपको अपने असली इकिगाई के करीब ले जाती है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग भी इसी दर्शन को जीते हैं। उनके जीवन में भी दुख आए हैं। उन्होंने युद्ध देखा है, परिवार के लोगों को खोया है, गरीबी झेली है, लेकिन उन्होंने इन सब अनुभवों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उन अनुभवों ने उन्हें गहरा और मजबूत बनाया। रेजिलियंस यानी लचीलापन वो गुण है जो हमें मुश्किलों से उबरने में मदद करता है और इकिगाई इस लचीलेपन को बढ़ाता है। जब आपके पास जीने का एक मजबूत कारण होता है तो कोई भी तूफान आपको तोड़ नहीं सकता। आप झुक सकते हैं लेकिन टूटते नहीं। अध्याय 10, अपना इकिगाई खोजिए। अब तक हमने जाना कि इकिगाई क्या है, ओकिनावा के लोग कैसे जीते हैं और इकिगाई हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आप अपना इकिगाई कैसे खोजें। इकिगाई खोजने का एक तरीका है 4 सवालों के जवाब देना। पहला सवाल है, आपको क्या करना पसंद है? वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको समय का पता नहीं चलता, जिसे करते हुए आप खुश रहते हैं? ये कुछ भी हो सकता है, लिखना, पढ़ाना, बागवानी करना, खाना बनाना या कुछ भी। दूसरा सवाल है, आप किस चीज में अच्छे हैं? आपकी क्या खासियत है? क्या ऐसा कोई काम है जो आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं? ये जरूरी नहीं कि आप उसमें सबसे अच्छे हों, बस आपको उसमें कुछ कौशल होना चाहिए। तीसरा सवाल है, दुनिया को क्या चाहिए? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी दुनिया में कमी है और आप उसे पूरा कर सकते हैं? ये जरूरी नहीं कि आप पूरी दुनिया की मदद करें, बस अपने आसपास के लोगों की मदद करें, अपने समुदाय में योगदान दें। समापन, हर सुबह एक नया कारण। तो अब हम इस यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने जाना कि इकिगाई क्या है, कैसे ओकिनावा के लोग इकिगाई के साथ जीते हैं और कैसे हम भी अपना इकिगाई खोज सकते हैं। इकिगाई का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जीवन में सेवानिवृत्ति जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जब तक आप जी रहे हैं तब तक कुछ न कुछ करते रहिए, कुछ ऐसा जो आपको अर्थ दे, जो आपको खुशी दे और जो दूसरों की मदद करे। जीवन छोटा नहीं है, हम उसे छोटा बना देते हैं जब हम बिना किसी उद्देश्य के जीते हैं, जब हर दिन बस यूं ही बीत जाता है, जब हमारे पास जीने का कोई कारण नहीं होता। लेकिन जब आपके पास इकिगाई होता है तो हर दिन एक नया अनुभव बन जाता है, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। असली बात यह है कि आप कितने जीवित महसूस करते हैं,
आप कितने खुश हैं और आपके जीवन में कितना अर्थ है। जब ये सब चीजें हैं तो आप 100 साल में भी जवान रह सकते हैं। तो अब आपकी बारी है। आज से अपने इकिगाई की खोज शुरू कीजिए। अपने आप से वो 4 सवाल पूछिए, अलग अलग चीजें आजमाइए, नई चीजें सीखिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को खोजने का समय दीजिए। याद रखिए कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है। खुशी वो चीज है जो आप जीते हैं, और जब आप अपने इकिगाई के साथ जीते हैं तो हर दिन खुशी से भर जाता है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। हर दिन कुछ नया करें, कुछ सीखें, कुछ दें और अपने इकिगाई के साथ जिएं, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है और जब आप अपने जीने का कारण खोज लेते हैं तो ये और भी सुंदर हो जाता है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। हर दिन कुछ नया करें, कुछ सीखें, कुछ दें और अपने इकिगाई के साथ जिएं, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है और जब आप अपने जीने का कारण खोज लेते हैं तो ये और भी सुंदर हो जाता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी यात्रा अब भी शुरू हुई है। अपने इकिगाई की खोज में निकलिए और जीवन को पूर्णता से जिएं। बुकोपीडिया एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।